का एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई, तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो साथियों, सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। भारत की नदियों के बारे में हम देखेंगे जो हिमालयी नदियाँ हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उनमें हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ चुके हैं, गंगा नदी पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी का पूरा पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी पढ़ चुके हैं, गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है, ये भी नदी पढ़ चुके हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देख ले। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये नदियाँ क्या होती हैं, मौसमी होती हैं, सामान्यतः वर्षा का जल होता है। ये नदियाँ क्या होती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये प्राय वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं और फिर सूख कर धाराओं के रूप में बहने लगती हैं। सूख कर धाराओं के रूप में बहने लगती हैं क्योंकि सामान्यतः वर्षा का जल होता है। हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं, हिमालय से तो निकलती हैं, इनका ग्लेशियर भी होता है जो पिघलता रहता है और वर्षा का जल होता है। तो ये वर्षवाहिनी नदियाँ होती हैं, पूरे साल बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली वर्षवाहिनी नदियाँ, ग्लेशियर और वर्षा का जल दोनों होता है। उसके बाद हम प्रायद्वीप देखेंगे। भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, एक मुख्य भूमि से जुड़ा हो। जैसे दक्षिण भारत को जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, वो तीनों तरफ से समुद्र है, और एक भूमि जो दक्षिण भारत का है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, वो भूमि से जुड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, मुख्य भूमि से जुड़ा रहता है। और खाड़ी जस्ट इसके उल्टा होता है। खाड़ी क्या होगा, तीनों तरफ से भूमि रहेगी, एक ओर से जल रहेगा। समुद्र का वह भाग जो तीनों ओर से जल से, यानी तीनों ओर से क्या होगा, भूमि से घिरा होगा, तीनों ओर से भूमि से घिरा होगा और एक बीच में मध्य जल होगा। और उसके बाद ये क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, ये तीनों ओर से जल से घिरा रहता है, ये तीनों ओर से जल से घिरा रहता है, और जबकि खाड़ी में तीनों ओर से भूमि से घिरा रहता है। उसके बाद क्या कहलाते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अब दामोदर नदी को हम पढ़ते हैं। कौन सी नदी, दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से निकलती है, और ये कहाँ कहाँ बहती, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी जो महानंदा नदी आकर के, दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी आती है और फरक्का बैराज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक पद्मा जो कि बांग्लादेश चली जाती है, दूसरी हुगली नदी जो भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आती है। तो वही दामोदर नदी छोटा नागपुर की पठार से मिल करके हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार, झारखंड से निकलती कौन सी नदी, दामोदर नदी। अब साथियों, आगे की नदियाँ देखेंगे। स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड की फेमस नदी है, सभी लोग जानते भी हैं। जमशेदजी टाटा का नाम सुने होंगे, स्टील जो कारखाना खोले थे वहीं झारखंड में। तो इसका उद्गम स्थल, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है रांची का पठार, जो कि झारखंड में पड़ता है। कहाँ, रांची का पठार पड़ता है झारखंड में। उसके बाद ये नदी उड़ीसा में बहती है, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। अब अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, वैतरणी नदी। इसका उद्गम स्थल है केओंझर का पठार, उड़ीसा में पड़ता है। केओंझर का पठार कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद उड़ीसा में यह नदी बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। वैतरणी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो साथियों, अगली नदी हम देखेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी में क्या है कि ब्राह्मणी नदी शंख, मतलब कि झारखंड की दो नदियां हैं, एक शंख नदी है और एक कोयल नदी है। तो जो शंख नदी और कोयल नदी दोनों धाराएं उड़ीसा के राउरकेला के पास मिल जाती है। शंख नदी और कोयल नदी इसी की जब मुख्य धारा होती है उसे हम ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं। झारखंड से दो नदियां निकलती है, शंख नदी, कोयल नदी, और दोनों राउरकेला उड़ीसा के पास मिल करके इसी का नाम ब्राह्मणी नदी पड़ जाता है। ये कोयल नदी जो है झारखंड से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
अब महानदी, हीराकुंडा बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर बना है उड़ीसा में। तो ये जो महानदी है इसका उद्गम स्थल है सिहावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़। कहाँ पर? सिहावा की पहाड़ी पड़ती है छत्तीसगढ़ में, वहीं से नदी निकलती है। ये बहती है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। और महानदी उड़ीसा के कटक शहर के पास डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर? कटक शहर के पास डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी तेल नदी है और जोंक नदी है। तेल नदी और जोंक नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ लें साथियों, सभी नदियों के बारे में जान लें जो भी यहाँ से क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम पढ़ लेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी में अब गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो कि नासिक शहर में गोदावरी नदी है। सभी कोई जानते हैं कि अंगूर और संतरे के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। उद्गम स्थल जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक, महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये नदी बहती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो जो गोदावरी नदी है साथियों, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर लंबाई है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा भारत की दूसरी बड़ी नदी है। मतलब अगर भारत की नदी पूछी जाए सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गोदावरी नदी है। उसके बाद इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा। गोदावरी नदी के तट पर जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर है। किस शहर, कौन सा शहर है? नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर है। तो अब गोदावरी नदी की सहायक नदियां भी साथियों इसी वक्त देख लेते हैं। देखो गोदावरी नदी है, यह त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ पर्वत से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो इसकी सहायक नदी है पूर्णा। पूर्णा एक सहायक नदी है किसकी? गोदावरी नदी की। एक मंजीरा नदी है, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। और जो पेन गंगा है और वर्धा है वेन गंगा। पेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा में वर्धा आकर के मिलती और पेन गंगा में आकर के वेन गंगा भी मिलती। तीनों नदियां जब पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा तीनों नदियां मिल करके जो नदी का निर्माण करती है वो प्राणहिता नदी कहते हैं। कौन सी नदी? प्राणहिता नदी। और प्राणहिता नदी आकर के कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। उसके बाद इंद्रावती नदी भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। शबरी नदी भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो मंजीरा नदी बहुत बार पूछी जाती है, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है या नहीं। उसके बाद अब कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी का देखो उद्गम स्थल महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में पड़ता है। उद्गम स्थल इसका कृष्णा नदी का कहाँ है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। यह नदी बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की यह दूसरी बड़ी नदी है। और इसकी जो कोयना नदी है, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए। कोयना नदी, ये भी देखो कोयना नदी जो है महाराष्ट्र की जीवन धारा के नाम से जानते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ये नदी बहती है। कौन सी नदी? कोयना नदी। तो कोयना नदी जो है महाराष्ट्र की जीवन धारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम और देखेंगे कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर। कौन सा शहर है? हैदराबाद। उसके बाद देखेंगे ये जो नदी कृष्णा नदी है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। विजयवाड़ा के पास क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब कृष्णा नदी की सहायक नदियां देख लेंगे साथियों। तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है और इसी में आकर के कोयना नदी मिल जाती है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना नदी आकर के कृष्णा में मिलती है, फिर घाट प्रभा आकर के मिलती है और माल प्रभा, ये तीनों नदियां किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। भीमा नदी भी आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है।
तुंग और भद्रा दोनों नदियां मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनाती हैं। ये भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। और मूसी नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। और हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं साथियों, अगली नदी है पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोलार से। कर्नाटक के कोलार से निकलती है कौन सी नदी? पेन्नार नदी। इस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कर्नाटक और उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी है कावेरी नदी। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कावेरी नदी को क्यों कहा जाता? दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता? क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम से मानसून जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट से टकराता है तो ये सबसे पहले केरल में बारिश करता है। और ये नदी केरल, जो ये नदी है, ये पहले तो मालाबार तट से केरल में बारिश कराती है। तो केरल कर्नाटक वाला जो हिस्सा है इसमें बारिश हो जाती है। तो ये कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु में बहती है। जब लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है, तो ये नदी वर्षवाहिनी नदी हमेशा बहती रहती है। क्योंकि पहले जाने से मानसून जब आता है तब वापस लौटते समय मानसून से दोनों का इस नदी पर असर पड़ता है, इसलिए यह वर्षवाहिनी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत की गंगा। अगली नदी है वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम स्थल तमिलनाडु से है और यह जाकर के पाक की खाड़ी में गिर जाती है। मदुरै शहर जो है वैगई नदी के तट पर है। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? वैगई नदी के तट पर है, तो मदुरै शहर। अगली ताम्रपर्णी नदी, ये इसका भी उद्गम स्थल तमिलनाडु है। ये मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? मन्नार की खाड़ी पे। अगली जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ लेंगे। अरब सागर में गिरने वाली लूनी नदी है। ये अरावली पहाड़ी क्षेत्र अजमेर राजस्थान से निकलती है और राजस्थान गुजरात होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण उस क्षेत्र में यह नदी विलुप्त हो जाती है, वहीं पर लुप्त हो जाती है नदी। कौन सी? लूनी नदी। इसे मरुस्थली नदी कहते हैं क्योंकि मरुस्थल में बहने के कारण इस नदी को मरुस्थली नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी को? लूनी नदी को। अगला है साबरमती नदी। उद्गम स्थल उदयपुर जिले के में अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी उदयपुर राजस्थान। तो ये वहां से निकलती है, राजस्थान गुजरात होते हुए बहती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। तो पूछा जाए अहमदाबाद शहर और गांधीनगर किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद आपका पड़ेगा और गांधीनगर भी साबरमती नदी के तट पर पड़ेगा। उसके बाद अगला नदी है माही नदी। माही नदी से कोई कर्क रेखा को दो बार काटती। कौन सी रेखा को? माही नदी जो कर्क रेखा को, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद इसका उद्गम स्थल माही नदी का है उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो कहाँ कहाँ बहती है। पहले ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से बहती है, फिर गुजरात के राजस्थान, गुजरात और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती। फिर नर्मदा नदी आता है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है नर्मदा नदी का। उसके बाद ये नर्मदा नदी के पश्चिमी ढाल से होता है मध्य प्रदेश में 87% बहती है, महाराष्ट्र में 1.5%, गुजरात में 11.5% बह करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा या जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर के यह नदी बहती है। जो जबलपुर आपका है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। कौन सा शहर? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है।
उसके बाद ये विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। देखो ये एस्चुरी का निर्माण करती, ज्वार नदी मुख का निर्माण करती। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की एक खासियत ये भी है कि नर्मदा और जो सोन नदी है ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से तो निकलती हैं एक साथ, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में बहती। क्या होता है? दोनों विपरीत दिशा में बहती। तो साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम डिटेल भी नदियों के बारे में जान लेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों में अब ताप्ती नदी के बारे में जानेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है बैतूल जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यह भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत शहर किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर है। मांडवी नदी जो होती है इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के भीमागढ़ स्थान से। जो कर्नाटक का भीमागढ़ स्थान पड़ता है पश्चिमी घाट, और ये नदी बहती कर्नाटक, गोवा और अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक, गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। जो गोवा की राजधानी पणजी है यह मांडवी नदी के तट पर है। पणजी किस शहर किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर है। उसके बाद जुआरी नदी आती है। जुआरी नदी का उद्गम स्थल गोवा शहर है और गोवा से ही अरब सागर में गिर जाती है। और अगली नदी है शरावती नदी और गंगावेली नदी। शरावती नदी और गंगावेली नदी दोनों नदियां कर्नाटक से निकलती हैं और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। अगली नदी है पेरियर नदी। पेरियर नदी केरल में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद जो अगली नदी है भरतपूजा नदी है, तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु, केरल और अरब सागर में गिर जाती है। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने जाना। और उसके बाद जो हिमालयी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी को पढ़ लिए हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ लिए हैं। तो नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इन क्लासों के माध्यम से आपको मिल गए। लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।